29 मार्च 2008 सीरिया के दमिश्क में आयोजित अरब लीग समिट में पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें अरब के सारे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सद्दाम हुसैन की फांसी की तस्वीर लेकर स्टेज पर चढ़ा और अरब के सारे बादशाहों से कहा कि अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। इस लीडर का नाम था मुअम्मर गद्दाफी और इसकी यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर गद्दाफी हुआ। साल 1948 अरब देशों और इजराइल के बीच फलस्तीन को लेकर के घमासान मचा हुआ था। उसी से 6 साल पहले यानी 1942 को लीबिया के चिलचिलाती वीरान रेगिस्तान में एक लड़के का जन्म होता है, मुअम्मर गद्दाफी, जो कि अपने देश को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मनाकिस राजा एडीस से आज़ाद कर उस पर शासन करने का सपना लिए बड़ा हो रहा था। तब शायद ही किसी को यह पता रहा होगा कि गद्दाफी का यह सपना जल्दी उसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर में से एक बनाने वाला था। गद्दाफी न केवल लीबिया में तख्ता पलट करके खुद लीबिया का रहनुमा बन बैठा, बल्कि सत्ता में आते ही उसने अकेले अपने दम पर ब्रिटेन और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज को लीबिया से बाहर खदेड़ फेंका। अपने बेहतरीन कामों की बदौलत उसने अपने देश में विकास का ऐसा जलवा कायम किया कि एक ही झटके में उसने गरीब लीबिया को पर कैपिटा इनकम के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे डेवलप्ड कंट्री से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सत्ता के नशे में चूर गद्दाफी तानाशाही में ऐसा पागल हुआ कि वो अपने ही देश के लोगों का खून का प्यासा बन गया। जिसने भी उसके विरोध में आवाज उठाई उसको अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ गया। जहां धीरे धीरे लीबिया के लोगों के दिल में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी और लोग उससे छुटकारा पाने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज की भी नफरत उसके लिए इस कदर बढ़ गई कि यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने उसे मिडिल ईस्ट का पागल कुत्ता तक कह डाला। देखते ही देखते कभी एक रिवॉल्यूशन रहा गद्दाफी सभी का दुश्मन बन गया और उसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसके आखिरी वक्त को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन उसके अंत की कहानी जानने से पहले हमें उसकी ज़िंदगी को शुरू से समझने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे एक आम सा लड़का लीबिया का शासक बना और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 40 से ज़्यादा सालों तक लीबिया पर राज करने वाले दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह गद्दाफी को अंत समय में अपने ही देश के लोगों से अपने जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्यों अपने ही देशवासियों के हाथों उसका खात्मा हो गया। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 1942 में लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सिरते के पास कसर अबू हादी में हुआ था। उस समय लीबिया इटली के कब्जे में था। गद्दाफी का परिवार बेडोइन अरब परिवार से बिलोंग करता था, जिसका बकरी और ऊँट चराने का काम था। बेहद ही गरीब परिवार से होने के बावजूद गद्दाफी के पिता ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया। गद्दाफी को बचपन से ही किताबों से बहुत लगाव था। गद्दाफी जिस स्कूल में पढ़ाई करता था वहाँ कुछ टीचर इजिप्ट के थे, जो अक्सर स्टूडेंट को इजिप्शियन रिवॉल्यूशन की कहानी सुनाया करते थे। गद्दाफी इन रिवॉल्यूशन को सुनते हुए बड़ा हो रहा था और शायद यही कहानियां उसके मन में घर करने लगी थी। इजिप्शियन प्रेसिडेंट कमाल अब्दुल नासिर उन दिनों सभी अरेबिक कंट्रीज का हीरो था और इस वजह से गद्दाफी भी नासिर के प्रभाव से दूर नहीं रह सका और नासिर को अपना आइडियल मानने लगा। स्कूल के समय से ही गद्दाफी ने पॉलिटिक्स में एंट्री कर अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों गद्दाफी ने फिलॉसफी ऑफ द रिवॉल्यूशन नाम की एक किताब पढ़ी, जिसे नासिर ने लिखा था और यह किताब बेसिकली मिलिट्री कू के तरीकों को बताती थी। जाहिर था यह किताब अब गद्दाफी की फेवरेट बन गई। माना जाता है कि स्कूल में कई सारे टीचर बच्चों के पॉलिटिकल मूव्स को सपोर्ट करते थे और इसी वजह से गद्दाफी स्कूल के दिनों से ही सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाने लगे, जिसके कारण उन्हें 1961 में गवर्नमेंट एसेट्स को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में परिवार सहित सेवा से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद गद्दाफी मिस्राता चले गए और आगे की पढ़ाई वहीं से की। यहाँ उन्हें मिसल ऑफ लक, अब्राहम लिंकन, सन्यासन और मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क जैसे बड़े नेताओं की बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिला, जिससे उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सत्ता चलाने की सीख मिली। पढ़ाई के दौरान उनके टीचर ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी भी देश में क्रांति लाने के लिए सेना की सहायता बहुत ज़रूरी होती है। गद्दाफी की नज़र भी लीबिया की सत्ता पर थी, जिसे वो अपने टीचर्स के कहे अनुसार सेना को अपना हथियार बनाकर हासिल करना चाहते थे। इसी कारण गद्दाफी ने सेना में भर्ती होकर 1963 में बेंजी के रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना
शुरू कर दिया। यहाँ लीबिया की मिलिट्री को ब्रिटिश आर्मी द्वारा ट्रेन किया जाता था, इसलिए गद्दाफी को यहाँ कुछ खास मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी और इंपीरियलिस्ट मानते थे। वो ब्रिटिशर्स के इस कदर खिलाफ थे कि उन्होंने अंग्रेजी सीखने तक से मना कर दिया था। साथ ही उन्होंने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ कई बार बदसलूकी भी की थी, जिस कारण उन्हें फाइनल एग्जाम में फेल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने यहाँ भी प्रदर्शन का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अपने साथी कैडेट्स के साथ मिलकर 1964 में फ्री ऑफिसर्स नाम से एक मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें रिवॉल्यूशन इजिप्शियन नेशनलिस्ट ऑफिसर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह सभी फ्री ऑफिसर्स सीक्रेट मिला करते थे और अरब देशों में वेस्टर्न प्रभाव को खत्म करने की स्ट्रेटजीज बनाते थे। गद्दाफी ने इस दौरान कई लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाले थे। अगस्त 1965 में ट्रेनिंग खत्म करके गद्दाफी सेना के कम्युनिकेशन ऑफिसर बन गए। अप्रैल 1966 में उन्हें मिलिट्री के एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा गया, जहां उन्होंने 9 महीने से अधिक समय तक यूके के अलग अलग शहरों में मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली। यूके में रहने के दौरान गद्दाफी ने महसूस किया कि यूके लीबिया से कहीं अधिक विकसित है। लीबिया को भी इसी तरह विकसित देश बनाने का सपना लिए गद्दाफी वापस लीबिया लौट आए और सेना में रहते हुए कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। कुछ वक्त बाद गद्दाफी उस गुट के साथ भी छुपकर काम करने लगे जो एड्रिस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए प्लानिंग कर रही थी। उन दिनों एड्रिस की सरकार पूरे लीबिया में काफ़ी अनपॉपुलर हो चुकी थी। हर कोई अब मोनार्की से छुटकारा चाहता था। साल 1959 में लीबिया में क्रूड ऑयल की खोज हुई। इसके बाद मानो लीबिया की लॉटरी लग गई हो। ऑयल से होने वाली भरपूर कमाई से लीबिया की इकोनॉमी में भी काफ़ी सुधार होने लगा, लेकिन इसका लाभ वहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा था। प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा केवल राजा एड्रिस और उसके करीबी लोगों के पास ही जा रहा था, जिससे गरीब और ज़रूरतमंद लोग अभी भी भुखमरी और बेरोजगारी की चपेट में ही थे। एड्रिस ने तेल से हो रहे प्रॉफिट को अपने तक सीमित रखने के लिए लीबिया की फेडरल रूलिंग सिस्टम को सेंट्रल बना दिया था, जिससे आम लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी थी। ऑयल इंडस्ट्री अब करप्शन का नया जरिया बन चुका था। लोगों में नाराजगी बीतते दिन के साथ चरम पर पहुंच चुकी थी। इजराइल से मिली हार ने राजा के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था। पब्लिक का मानना था कि एड्रिस ने इस युद्ध में इजराइल के डायरेक्ट सपोर्टर अमेरिका का साथ दिया है। अरब देशों में इस शर्मनाक हार से जनता में एड्रिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। कैपिटल सिटी त्रिपोली और बंगा में वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। यह विरोध इस कदर बढ़ गया कि यहाँ के लेबर्स ने इजिप्ट के लोगों के साथ मिलकर कई ऑयल टर्मिनस को बंद करवा दिया। प्रोटेस्ट के बीच 1969 के शुरुआती महीनों में लीबिया में तख्तापलट की अफवाह जोर पकड़ने लगी थी। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA एड्रिस की सत्ता को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन छुपकर काम कर रहे गद्दाफी पर उनका ध्यान नहीं था। एक तरफ सैली ब्रदर्स ने एड्रिस की नाक में दम कर रखा था, तो दूसरी तरफ गद्दाफी चुपके से सत्ता तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने में जुटे हुए थे। सैली ब्रदर्स के पिता एड्रिस के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन्हें एड्रिस के लोगों ने ही मार दिया। तभी से दोनों भाई राजा से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने इस घटना पर रिएक्ट करने के बजाय राजा के करीब आना ही पसंद किया। कुछ ही समय में अब्दुल अजीज सैली लीबियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके थे, तो वही उमर सैली रॉयल एडवाइजर बन गए थे। 1969 के मिड से ही सैली ब्रदर्स द्वारा तख्तापलट की अफवाह जोर पकड़ने लगी। इस समय एड्रिस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्की और ग्रीस गए हुए थे। अगस्त 1969 तक एड्रिस को भी समझ आ चुका था कि अब उनके हाथ से लीबिया की सत्ता निकल चुकी है, इसीलिए उन्होंने यहाँ लौटने के बजाय ग्रीस के एथेंस से ही अपने पद को छोड़ने के अनाउंसमेंट कर दिए, जिसको 2 सितंबर 1969 को एक्सेप्टेंस मिलने वाली थी और इसके बाद उनका भतीजा राजा बनने वाला था। उधर सैली ब्रदर्स की नज़रों से दूर गद्दाफी को लीबिया की सत्ता पर काबिज होने का अच्छा मौका हाथ लगा। जब तक सैली ब्रदर्स कोई एक्शन ले पाते, तब तक गद्दाफी की 12 मेंबर्स वाली डायरेक्टरेट ने 1 सितंबर 1969 को तख्ता पलट करने के लिए ऑपरेशन जेरूसलम की शुरुआत कर दी। 2 घंटे के भीतर ही गद्दाफी के साथियों ने पूरे लीबिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। गद्दाफी ने यह काम इतना सीक्रेट रूप से किया था कि एड्रिस के पर्सनल बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर तैनात अमेरिकन आर्मी तक को कानो कान इस तख्ता पलट की खबर नहीं लगी। अब तक लीबिया के लोग अनजान थे कि आखिर इस तख्ता पलट को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया है, लेकिन फाइनली 7 दिन बाद गद्दाफी ने
अपनी पहली स्पीच दी, जिसके बाद लोगों को पता लग सका कि इस तख्ता पलट के लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद मुअम्मर गद्दाफी हैं। गद्दाफी के भाषण के बाद लीबिया की जनता ने भी इस तख्ता पलट का स्वागत किया और अपने नेता के रूप में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सत्ता पर काबिज होते ही गद्दाफी ने रिवॉल्यूशन कमांड काउंसिल आरसीसी के साथ मिलकर लीबिया से मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़कर पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया और लीबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की। लीबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना के बाद गद्दाफी खुद लीबिया के न्यू गवर्निंग बॉडी और आरसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। लीबिया के सबसे पावरफुल लीडर बनने के बाद भी वो अपने आप को जनरल के पोस्ट पर प्रमोट नहीं करते और कर्नल के पोस्ट पर ही पूरी लाइफ बने रहते हैं। उनका कहना था कि देश में जनता का शासन कायम करने के लिए उन्हें मिलिट्री की सुप्रीम पोस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह तो सिर्फ कहने की बात थी। असल में लीबिया की सारी पावर उन्हीं के हाथों में होती है। इसके अलावा उन्होंने अलबेदा की जगह त्रिपोली को लीबिया की नई राजधानी बना दिया। गद्दाफी ने खुद गरीबी से उठकर लीबिया की सत्ता हासिल की थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों को अपने कैबिनेट में जगह दी, जिस कारण गद्दाफी तेजी से जनता के बीच पॉपुलर होने लगे। इसके बाद उन्होंने लीबिया को एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 1969 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसका जल्द ही लीबिया में असर दिखने लगा और लीबिया का किसान जो हमेशा लॉस में रहता था उसे अब प्रॉफिट होने लगा। लीबिया की इकोनॉमी मेनली ऑयल पर डिपेंड थी, जहां अब भी भारी मात्रा में करप्शन हो रहा था। गद्दाफी ने ऑयल रिसोर्सेज को एक एक करके ठीक करना शुरू कर दिया और इससे होने वाले प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा जनता को दिलाने के लिए मल्टीपल लॉ बनाए। इसी लॉ के चलते अक्टूबर 1969 में गद्दाफी ने फॉरेन कंपनी के साथ चल रही करंट ट्रेड टर्म्स को अनफेयर बताते हुए लीबियन ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रही सभी फॉरेन कंपनीज को नेशनलाइज कर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दिया। गद्दाफी के इस डिसीजन को ओपेक में शामिल दूसरे देशों ने भी फॉलो करके अपने देशों में क्रूड ऑयल की प्राइस को बढ़ा दिया। गद्दाफी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और केवल कुछ सालों में लीबिया की पर कैपिटा इनकम $1000 तक पहुंच गई, जिससे लीबियाई लोगों की लाइफ स्टाइल में काफ़ी सुधार होने लगा। उस समय लीबिया की डेवलपमेंट की गति कुछ इस कदर तेज़ हो गई थी कि लीबिया ने पर कैपिटा इनकम के मामले में इटली और ब्रिटेन जैसी कई डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऑयल के बढ़ते प्राइसेस के कारण जहां लीबिया जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश मुनाफे में थे, तो वहीं दूसरे देशों को उसे खरीदने में काफ़ी परेशानी होने लगी, जिस कारण ऑयल इंपोर्ट करने वाले इस देश उसके खिलाफ विरोध करने लगे। इसलिए ऑयल के प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए अप्रैल 1971 में सभी बड़ी ऑयल कंपनीज और ओपेक मेंबर्स के बीच त्रिपोली एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिससे ऑयल खरीदने वाले देशों को भी कुछ सहूलियत हासिल हुई और ओपेक में शामिल सभी देशों का प्रॉफिट भी बना रहा। गद्दाफी ने न केवल ऑयल को लेकर लीबिया के विकास के लिए काम किया, बल्कि कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट किए जिससे लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बन गई। गद्दाफी ने लीबिया के लोगों को सुविधा देते हुए मिनिमम वेजेस को डबल कर दिया और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सैलरीज देने का आदेश दिया। महिलाओं की बेहतरी के लिए लीबिया में 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी को बैन कर दिया गया। इस तरह के बेहतरीन फैसलों से लीबिया में महिलाओं की कंडीशन में काफ़ी सुधार होने लगा। इस बीच गद्दाफी ने अरब देशों के बीच यूनिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इजिप्ट से बात करना शुरू कर दिया। गद्दाफी का यह प्रपोजल इजिप्ट के अब्दुल नासिर को बहुत पसंद आया और इन सब में दोनों को सूडान का भी साथ मिला। इसके बाद लीबिया, इजिप्ट और सूडान ने मिलकर त्रिपोली चार्टर पर साइन किया और अरब रिवॉल्यूशन फ्रंट का फॉर्मेशन किया गया। इससे अरब कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाने लगे। इस सब में गद्दाफी की बड़ी भूमिका थी, लेकिन तेजी के साथ उनकी बढ़ती पॉपुलर उनके दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। इसलिए कई बार गद्दाफी को सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन गद्दाफी ने एक एक करके उन सभी की हत्या करवाकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। कई लोगों को गद्दाफी के खिलाफ साजिश करने के आरोप में सरेआम फांसी दे दी गई। गद्दाफी यही नहीं रुका, बल्कि उसने लीबिया में बसे इटली के सिटीजन्स और यहूदियों को भी लीबिया से बाहर निकाल दिया। गद्दाफी के इस तानाशाही रवैये ने लीबिया के लाखों लोगों को उसका घोर विरोधी बना दिया था, लेकिन सभी विरोध से बेफिक्र होकर गद्दाफी ने एक और तानाशाही फैसला लेते हुए लीबिया में शरिया लॉ इम्पोज कर दिया और वहाँ की हर एक चीज़ और हर एक गतिविधि पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उस समय लीबिया के अंदर ब्रिटेन और यूएसए ने कई मिलिट्री बेस बना रखे थे और गद्दाफी अपने देश में वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के मिलिट्री बेस को लीबिया से ज़बरदस्ती हटवा दिया, जिस कारण ब्रिटेन और अमेरिका गद्दाफी के कट्टर दुश्मन बन गए। आगे चलकर यह दुश्मनी की नींव एक न एक दिन
लाइन गद्दाफी की जड़ों को हिलाने वाली थी, लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह गद्दाफी अपने तरीके से अपने शासन को चलाने में लगा रहा। गद्दाफी ने लीबिया की सत्ता संभालने के वक्त पब्लिक से डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे किए थे और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी खुद अपने कामों से सेटिस्फाई नहीं होने का कारण बताकर गद्दाफी सितंबर 1971 में सबको सरप्राइज करते हुए अचानक अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन लोग कुछ समझ पाते कि तभी केवल 1 महीने के अंदर ही गद्दाफी ने दोबारा गद्दी संभाल ली। दोबारा सत्ता में आने के बाद गद्दाफी ने देश में डेवलपमेंट करने के लिए कई रिफॉर्म्स किए और लीबिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाने पर जोर दिया। दरअसल लीबिया का 90 से 95% एरिया डेजर्ट है, जिस कारण वहां हमेशा पानी और खेती की परेशानी रही। गद्दाफी किसी तरह पानी की सप्लाई को बढ़ा करके एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना चाहते थे। इसी कोशिश में उन्होंने आगे चलकर द ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के तहत हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू लीबिया के कई इलाकों तक पानी पहुंचाने का काम किया। ये अभी तक का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसके चलते आज दबिया जैसे लीबिया के कई शहरों तक पहली बार पानी पहुंच सका। गद्दाफी के इस अल्टीमेट प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया की काफ़ी डोमेस्टिक ग्रोथ हुई और उसकी डिपेंडेंसी विदेशी देशों से काफ़ी कम हो सकी। लेकिन लीबिया केवल पानी और उपजाऊ ज़मीन के मामले ही में नहीं पिछड़ा हुआ था, बल्कि उस समय लीबिया मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और ट्रेकोमा जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों से भी जूझ रहा था। इसीलिए गद्दाफी ने हेल्थ सेक्टर में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, उन्हें पक्का मकान बनाकर दिया गया। कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटी खोले गए और उनमें सभी के लिए फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई। इन इनिशियल सोशल रिफॉर्म से लीबिया के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गया, जो केवल गद्दाफी के सही फैसले लेने और उनकी शानदार नीतियों की बदौलत ही संभव हो पाया। लेकिन गद्दाफी जहां एक तरफ लीबिया में डेवलपमेंट के कई काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी लिए, जिसने उन्हें जनता का विरोधी बना दिया। उन्होंने 1972 में लेबर स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर कुछ न्यूज़पेपर्स को भी बैन कर दिया। इसके अलावा वहां शराब पीना, नाइट क्लब जाना और चर्च में प्रेयर करना सब बंद करवा दिया गया और ट्रेडिशनल लीबियन कपड़े पहनना कंपलसरी कर दिया गया। साथ ही लीबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरब कर दी गई और बाकी सभी लैंग्वेजेस को बैन करवा दिया गया। इसके इस तानाशाही रवैये से वहां की जनता को काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी। इस तरह गद्दाफी ने लीबिया को तो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन साथ ही अब वह पड़ोसी देशों के मामले में भी इंटरफेरेंस करने लगा था। उसकी नज़र अरब और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलावा अब इजराइल पर भी थी। दरअसल जब गद्दाफी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, उस दौरान इजराइल अकेले ही अरब कंट्रीज़ को 3 बार शिकस्त दे चुका था। इसीलिए गद्दाफी इजराइल से बहुत नफरत करता था और अरब कंट्रीज़ के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक और जंग छेड़ना चाहता था। इसके लिए वो अरब के कई नेताओं से बात करके इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग भी करने लगा था, लेकिन उस समय तक इजराइल काफ़ी मजबूत हो चुका था और अब उसके साथ अमेरिका भी आ चुका था। लेकिन इन सबसे बेफिक्र गद्दाफी इजराइल से दुश्मनी निकालने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इस नफरत में वह इजराइल के अगेंस्ट काम करने वाले कुछ टेररिस्ट ग्रुप को भी फंडिंग करने लगा। जून 1972 में उन्हें ट्रेन करने के लिए लीबिया में एक सेंटर भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक सितंबर को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फंडिंग भी की। आगे चलकर इसी ग्रुप के 8 मेंबर ने 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स में 11 इजरायली एथलीट्स को मार गिराया। बाद में पुलिस की कार्रवाई में जब इस हमले को अंजाम देने वाले टेररिस्ट मारे गए, तो गद्दाफी ने उनकी डेड बॉडीज को लीबिया लाकर हीरोज की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। गद्दाफी के इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के कारण उनकी इमेज धीरे धीरे पूरी दुनिया में खराब होने लगी, लेकिन अपनी आलोचनाओं से बेफिक्र गद्दाफी अपनी ही धुन में सवार थे। लीबिया में अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए जून 1973 में उन्होंने एक अलग थ्योरी प्रपोज की, जिसे थर्ड इंटरनेशनल थ्योरी नाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका के कैपिटलिज्म और सोवियत यूनियन के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी को नकार दिया। गद्दाफी ने इस दौरान ग्रीन बुक नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उनके हिसाब से पूरी दुनिया में शासन चलाने के तौर तरीके बताए गए। इस बुक को लीबिया में सभी लोगों को पढ़ने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने देश में ही भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इस किताब में बताई थ्योरी के सहारे वह एक पैन अरब स्टेट को स्टेबलाइज कर एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बुक में लीबिया के लिए जमहूरिया की शुरुआत करने की बात की, जिसका अर्थ था जनता द्वारा शासन। इस दौरान उन्होंने सालों से चले आ रहे इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को गलत माना और हदीस को भी एक्सेप्ट करने से नकार दिया।
उनके इस कदम से उनके देश के ही मौलवी उनके दुश्मन बन गया और उनकी कड़ी आलोचना करने लगे। लेकिन गद्दाफी को किसी के भी विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी उनकी थ्योरी और उसके द्वारा लिखी हुई बुक को मानने से इनकार करता, उन्हें कोड़े की मार सहनी पड़ती। गद्दाफी की मनमानी इस कदर बढ़ने लगी कि उन्होंने 1975 में फॉरेन ट्रेड पर गवर्नमेंट की मोनोपोली डिक्लेयर कर दी, जिस कारण देश का बिजनेस क्लास गद्दाफी से नाराज हो गया। जहां बिजनेस क्लास भी गद्दाफी के अगेंस्ट हो गया, तो वहीं एक साल पहले गद्दाफी की सरकार पर सिविलियन अटैक हो चुका था, जिसमें आर्मी बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हुए कई बम ब्लास्ट किए गए थे, जिस कारण कई सैनिकों की जान चली गई थी। लीबियन आर्मी जब इस पब्लिक रिवॉल्ट को दबा नहीं पाई तो गद्दाफी काफी गुस्सा गया और सितंबर 1975 में आर्मी के लगभग 200 सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट करवाकर जेल में बंद करवा दिया। साथ ही यूथ के लिए नेशनल ड्यूटी निभाना मैंडेटरी कर दिया गया। जब दो स्टूडेंट इसका विरोध किया तो जनवरी 1977 में कई मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ उन्हें भी पब्लिकली फांसी दे दी गई। जब गद्दाफी पूरी तरह से तानाशाही करने पर उतर चुका था, वो अपने आर्डर को जबरदस्ती मनवा रहा था, जिस कारण अब पूरे लीबिया में उसके पॉलिसीज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। वह जानबूझकर अपने विरोधियों को पब्लिकली मरवाता ताकि लोग उसके मौत के मंजर को देखें और उनके अंदर खौफ बैठ जाए। उसकी इस तानाशाही से जहां जनता में अंदर ही अंदर नाराजगी बढ़ने लगी थी, तो वहीं उसके साथ काम करने वाले कुछ सहयोगी भी उसके खिलाफ हो गए और उसे सत्ता से हटाने के लिए कई तरह की साजिश रचने लगे। आरसीसी के मेंबर उमर महासी अपने दो साथी बसर सागर अलबादी और अवध अली हमजा के साथ मिलकर गद्दाफी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग शुरू कर चुके थे। लेकिन बीच में ही गद्दाफी को उनकी इस प्लानिंग की खबर लग गई, जिसके बाद उमर महासी ट्यूनीशिया भाग गए, जबकि उसके दो साथियों को पकड़कर मार्च 1976 में फांसी दे दी गई। आरसीसी के अंदर अपने खिलाफ उठे इस विरोध से गद्दाफी सतर्क हो गए और मार्च 1977 में आरसीसी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गद्दाफी की बढ़ती मनमानी के कारण देश में चल रही डेवलपमेंट पर ब्रेक सा लग गया और 1980 आते आते लीबिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि लीबिया विदेशी कर्ज के बोझ तले दब चुका था, जिस कारण लीबिया में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में गद्दाफी अपने देश की समस्याओं को सुलझाने के बजाय विदेशी मामले में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, जिसका कंसिक्वेंसेस भी जल्द ही देखने को मिला। 9 अफ्रीकी देशों ने गद्दाफी के इस इंटरफेरेंस से परेशान होकर लीबिया से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए। इस दौरान गद्दाफी पर अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में बसे अपने क्रिटिक्स और दुश्मनों को मारने के लिए पैसे देकर प्रोफेशनल किलर रखने का आरोप भी लगाने लगे। गद्दाफी पर अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन पर भी अटैक करवाने का आरोप लगा, जिसमें रीगन तो बच गए, लेकिन गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका ने कई एक्शन लिए। इसके कुछ वक्त बाद पेरिस में अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर चार्ल्स आर्रे और इजरायली डिप्लोमेट याकूब बर्सी मॉन्टोफ की हत्या हो गई। अमेरिका ने इस हत्या के लिए गद्दाफी को जिम्मेदार मानते हुए लीबिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए और यहीं से गद्दाफी CIA के सीधे रडार पर आ गए। इसके अलावा अमेरिका ने लीबिया से ऑयल खरीदने से भी मना कर दिया और अमेरिकन कंपनीज को लीबिया में काम बंद करने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया। लेकिन गद्दाफी अपने सत्ता के नशे में इस कदर चूर थे कि उसे न तो अपने देश के लोगों के विरोध में कोई फर्क पड़ रहा था और न ही इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बिगड़ती इमेज से उसकी कोई चिंता थी। गद्दाफी ने अपना क्रिमिनल नेटवर्क इतना स्ट्रांग कर रखा था कि वो अपने विरोधियों को किसी भी देश में किसी भी वक्त मरवा सकते थे। 5 अप्रैल 1986 को एक ऐसा ही केस देखने को मिला जब उसने वेस्ट बर्लिन के लोबेले नाइट क्लब में अपने एजेंट के थ्रू बम ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स और एक टर्किश महिला की जान चली गई और टोटल 229 लोग बुरी तरह घायल हो गए। अब क्योंकि इस वक्त वेस्ट बर्लिन अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज के अंडर था और अमेरिकी सोल्जर्स इस अटैक में मारे गए थे, इसलिए अमेरिका इस हमले के जवाब में 15 अप्रैल 1986 को ऑपरेशन एल्डोराडो कैनियन लॉन्च करके लीबिया पर एक एयर स्ट्राइक कर देता है। इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका लीबिया की त्रिपोली और बेंजी मिलिट्री बेस पर भारी बमबारी करता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इस हमले में गद्दाफी के घर को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें गद्दाफी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनके 2 बेटे बुरी तरह घायल हो गए और उनकी गोद ली हुई बेटी हैना की मौत हो गई। अमेरिका के इस हमले के बाद गद्दाफी कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो गया था और अपनी सुरक्षा के लिए वह अजीब
तरीके आजमाने लगे थे। अब गद्दाफी जब भी कोई फॉरेन ट्रिप पर जाते तो होटल में वो अपने साथ ले गई चादर बिछवा देते और अपने हेल्थ चेकअप के लिए यूक्रेन से नर्सेज मंगवाते और हर चीज़ को पुख्ता जांच के बाद ही उसका इस्तेमाल करते। इसके अलावा गद्दाफी एक बहुत बड़ा अटेंशन सीकर था जो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हर विदेशी दौरे पर उनकी पोशाक और वेशभूषा अलग और अजीबोगरीब तरीके की होती थी जिसे कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसके अलावा वो हर दौरे पर फीमेल बॉडीगार्ड के साथ जाते थे और हर वक्त उनके पास 30 फीमेल बॉडीगार्ड मौजूद रहती थी। वेस्टर्न मीडिया ने उसकी इन फीमेल गार्ड्स को अमेजोनियन गार्ड्स का नाम दिया हुआ था जिसकी फॉर्मेशन उसने अर्ली 1970 में ही कर दी थी। इस तरह गद्दाफी दुनिया को चाहता था कि वो महिलाओं को बहुत बड़ा हितैषी है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटी देता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो दुनिया को दिखाने के लिए इन फीमेल बॉडीगार्ड के साथ घूमता फिरता और फिर बाद में उनके साथ यौन शोषण करता, उन्हें तड़पाता और जलील करता। उनकी कई फीमेल बॉडीगार्ड्स ने बताया कि वो एक साथ कई महिलाओं के साथ ज्यादती करता और जब उसका मन भर जाता है तो वो उन्हें किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता। जहां गद्दाफी का ये खौफनाक किरदार महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार था, तो वहीं वह देश विदेश में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा था। उसने चैड, पैलेस्टाइन, लेबन और आयरलैंड जैसे देशों में आतंक फैलाने का काम किया और इस काम में उसने दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग की, उन्हें रहने के लिए लीबिया में पनाह दी और लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए। गद्दाफी ने सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चैड में चल रहे सिविल वार में भी अपनी सेना भेजी थी, लेकिन महिलाओं के यौन शोषण का जो इल्जाम गद्दाफी पे लगाया गया था वो अमेरिका द्वारा लगाया गया था। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां फ्रांस चैड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था तो दूसरी तरफ गद्दाफी रिबेलियस ग्रुप को सपोर्ट करता है। गद्दाफी द्वारा चैड में सेना भेजने से फ्रांस गुस्से से भर गया और फरवरी 1986 में लीबिया के खिलाफ ऑपरेशन एवियर शुरू कर दिया। इसे चैड को बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा और उसने लीबिया के मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बदले में लीबियन आर्मी भी जवाबी कार्रवाई करने लगी और जल्द ही फ्रांस ने उसे चैड से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 1987 में लीबिया और चैड ने सीज फायर साइन किया। 1988 में 21 दिसंबर को स्कॉटलैंड के लाकरबी शहर के ऊपर पैन एम फ्लाइट 103 को बम से उड़ा दिया गया था जो न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसमें विमान में सवार सभी 259 लोगों और जमीन पर 11 लोगों की जान चली गई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर के बाद सबसे घातक आतंकवादी हमला था। बाद में की गई इन्वेस्टिगेशन में इसमें लीबिया का हाथ पाया गया। इस घटना के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन गद्दाफी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने गद्दाफी को मिडिल ईस्ट का मैड डॉग तक कह डाला। इसके एक साल बाद ही 19 सितंबर 1989 को कांगो के ब्राज़ाविले से पेरिस जा रही यूटी फ्लाइट 772 को बम सपोर्ट करके उड़ा दिया गया था, जिससे फ्लाइट में सवार 156 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर मारे गए। इस घटना में भी फ्रांस ने गद्दाफी को ही दोषी माना। एक साल के भीतर ही इन दो बड़े प्लेन बम विस्फोट में नाम आने से गद्दाफी लोगों की नजरों में विलेन बन गए थे। इस सब में भी अमेरिका का हाथ था, सिर्फ गद्दाफी को बदनाम करने के लिए। नवंबर 1991 में पैन एम फ्लाइट 103 की घटना में शामिल सभी आरोपियों को ब्रिटेन ने लीबिया से ब्रिटेन भेजने की मांग की तो गद्दाफी ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देकर उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद वेस्टर्न कंट्री लीबिया के खिलाफ मोबिलाइज होने लगी और 1992 में यूएन में रेजोल्यूशन 748 पास करवा कर लीबिया पर कई इकोनॉमिक सेक्शन लगा दिए गए, जिससे लीबिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब हो गई। अब वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी तरह गद्दाफी को लीबिया की सत्ता से हटाना चाहती थी और इसी कोशिश में CIA ने अक्टूबर 1993 में कुछ लोकल ग्रुप्स की मदद करके लीबिया में तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन गद्दाफी के खिलाफ उनकी एक कोशिश सफल नहीं हो सकी। गद्दाफी बहुत साथी तानाशाह थे, उसे हर हाल में सत्ता में बने रहना आता था। पावर के लिए वो कभी भी किसी को भी खत्म कर सकता था। 1990 के दशक में उसने अरब और वेस्टर्न कंट्री में अपने विरोधियों को खत्म करने की एक मुहिम चालू की, जिसके चलते कई पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट मारे गए। इनमें से एक वाक़या साल 1993 में फार्मर लीबियन फॉरेन मिनिस्टर मंसूर अल कीकिया के साथ घटता है, जो गद्दाफी के बहुत बड़े आलोचक थे। गद्दाफी के टेरर के चलते 1980 से ही वो लीबिया छोड़कर अमेरिका में रह रहे थे और 1993 में अरब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए इजिप्ट आए हुए थे। इसी दौरान उन्हें उनके होटल के कमरे से गद्दाफी के एजेंट द्वारा किडनैप कर मार डाला गया और उनकी डेड बॉडी को दशकों तक फ्रीजर में स्टोर करके रखा गया। उनकी बॉडी को 19 साल बाद 2012 में गद्दाफी के मरने के बाद रिकवर किया जा सका। गद्दाफी के जुल्म की कहानी अभी रुकी नहीं थी। 3 साल बाद 1996 में गद्दाफी कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरा लीबिया थर्रा उठता है और पूरी दुनिया की नज़रों में विलेन बने हुए गद्दाफी अपने देश के लोगों के भी दुश्मन बन जाते हैं। दरअसल 1996 में
त्रिपोली की एक जेल में कैदियों ने भागने का प्लान बनाया हुआ था, पर उन्हें भागते समय ही पकड़ लिया गया। इस बीच गार्ड के साथ लड़ते हुए कई कैदी घायल हो गए, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर वह न दोबारा अपने घर लौट सके और न ही जेल। बाकी बचे कैदियों पर 2 घंटे तक गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1200 से भी अधिक कैदी मारे गए, जिनकी लाशों को उनके परिवार तक को नहीं दिया गया और उन्हें उसी जेल में दफना दिया गया। अपने ही देश के कैदियों के साथ की गई इस तरह की निर्दयता ने गद्दाफी के खौफनाक चेहरे को उजागर कर दिया। इसके अगले साल ही गद्दाफी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विजिट पर गए। इस समय पर साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के बीच डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था। इस समय इन सबको दूर करने में गद्दाफी ने नेल्सन मंडेला की खूब मदद की थी। तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। 1997 में जब गद्दाफी अफ्रीकी दौरे पर गए तो उन्हें रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नेल्सन मंडेला ने द ऑर्डर ऑफ ग्रुप होप की उपाधि से सम्मानित किया। 1999 में उन्हीं के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन की एक एस्टेब्लिशमेंट हो सकी, जिससे अफ्रीकी देश अपने हक के लिए एक साथ आवाज उठा सकते थे। गद्दाफी अक्सर कुछ ऐसा किया करते थे जिससे उनकी खबर बन ही जाया करती थी। 2003 में गद्दाफी सऊदी अरबिया के प्रिंस अब्दुल्ला के साथ पब्लिकली झगड़ा कर एक बार फिर चर्चा में आ गए। उनके झगड़े के 2 हफ्ते बाद ही प्रिंस अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें प्रिंस अब्दुल्ला की जान तो बच गई, लेकिन गद्दाफी को उसके लिए दोषी माना गया। दुनिया भर में अपनी बढ़ती दुश्मनी और बदनामी ने गद्दाफी को परेशान करना शुरू कर दिया था। देश के अंदर और बाहर हर तरफ उसके दुश्मन बन चुके थे और उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसे सत्ता में बने रहना है तो उसे अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करना होगा। इसलिए वह अचानक से अमेरिका समेत अन्य वेस्टर्न कंट्री से रिश्ते सुधारने लगा। उसने न केवल अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले की आलोचना कर अमेरिका और विक्टिम्स के लिए सिंपैथी और सपोर्ट जाहिर किया, बल्कि उसने 2003 में पैन एम फ्लाइट 103 बम्बी के 2 प्राइम सस्पेक्ट को ब्रिटेन को सौंप दिया और इस बमबारी में मारे गए लोगों के परिवारों को $2.7 बिलियन की सहायता भी दी। इस तरह की कोशिशों के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के साथ गद्दाफी के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो गए। गद्दाफी के इस तरह के अच्छे बिहेवियर और कोऑपरेशन को देखते हुए 2006 में अमेरिका ने लीबिया को स्टेट स्पॉन्स ऑफ टेररिज्म की सूची से हटा दिया, जिसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर गद्दाफी को चैन से बैठना पसंद ही नहीं था। 2008 में सीरिया में आयोजित अरब लीग समिट में गद्दाफी ने अमेरिका पर सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें भी मारने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया। इनके इस दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इसी साल गद्दाफी ने अपने सपोर्टर अफ्रीकी नेताओं के एक ग्रुप से अपने आप को किंग ऑफ किंग्स डिक्लेयर करवा दिया। गद्दाफी के इस अटपटे और अतरंगी बिहेवियर से लीबिया में ही उनके खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी थी। विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई थी और लीबिया में आए दिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट रोज की बात हो गई थी। कुल मिलाकर लीबिया और बाकी के सभी अरब देश अब गद्दाफी और उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। साल 2011 आते आते मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में काफ़ी कुछ बदल चुका था और लोग सालों से राज कर रहे तानाशाह से तंग आ चुके थे। एम्प्लॉयमेंट की भारी कमी थी, देशों में गरीबी बढ़ती जा रही थी और विरोध की आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश हो रही थी। सोशल मीडिया के इस एरा में लोगों और खासकर नौजवानों के बीच तानाशाह के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। 2010 के आखिर में ट्यूनीशिया से रिवोल्ट का सिलसिला शुरू हुआ और यह आग की तरह इजिप्ट, सीरिया, यमन, बहरान, इराक और लेबनान जैसे देशों में फैल गया। लीबिया में इस आग से अछूता नहीं रह सका और फरवरी 2011 में लोग गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जल्दी ही अब प्रोटेस्ट एक युद्ध में बदल गया, जिसके चलते लोग गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंकने को बेचैन हो गए। पर गद्दाफी अब भी झुकने को तैयार नहीं था और उल्टा उसने रिवॉल्यूशन पर ड्रग एडिक्ट और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए सेना से प्रोटेस्टर पर बमबारी करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद लोग उसके खिलाफ और भी ज्यादा भड़क गए। इस बमबारी की घटना से गद्दाफी के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। उसके आदेश अनुसार सेना ने बेंजी में प्रोटेस्टर पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। चारों तरफ हाहाकार और मौत का मंजर छा गया। गद्दाफी की इस क्रूएल्टी और मनमानी से परेशान होकर कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रदर्शनकारियों के सपोर्टर्स बन गए। प्रोटेस्ट तेजी से लीबिया के मिसराता, अलबादा और टोब्रुक जैसे कई शहरों तक फैल गया और जल्द ही प्रोटेस्टर्स ने इन शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान दोनों साइड से युद्ध के नियमों को नहीं माना, जिससे लीबिया में बुरी तरह केस फैल गया। लीबिया के इन बिगड़ते हालातों में जहां गद्दाफी कुछ सालों से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से अच्छे रिलेशंस बनाकर यह उम्मीद कर रहा था कि उसके पुराने कारनामों को अमेरिका भूल जाएगी और इस दौरान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो वही अमेरिका गद्दाफी ने पुराना हिसाब चुकता
करने का बेस्ट चांस लगा। 26 फरवरी 2011 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया की बिगड़ती हालातों और लीबियन सिटीजन्स को एक एयर स्ट्राइक और बमबारी से बचाने का हवाला देकर लीबिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। इस दौरान गद्दाफी के खिलाफ आंदोलन बिखरा हुआ था, जिससे कोई लीड करने वाला पॉपुलर फेस नहीं था। ऐसे में सभी प्रोटेस्टर्स और लीबिया के लोगों को एक साथ जोड़कर चलने के लिए एक पॉलिटिकल फेस के तौर पर 27 फरवरी 2011 को नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल एनटीसी का फॉर्मेशन होता है। एनटीसी को लीड करने वाले लोग गद्दाफी के अपोनेंट्स, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कई गद्दाफी के एक्स ऑफिसर्स और कई ट्राइबल लीडर्स होते हैं। फॉर्मेशन के कुछ दिन बाद ही एनटीसी काउंसिल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलने लगी, जिसके चलते सारे प्रोटेस्ट उसी के अंडर होने लगे और उसे नाटो का सपोर्ट भी मिलने लगा। इसके बाद 31 मार्च 2011 को नाटो की सेना ने लीबिया में नागरिकों को बचाने का हवाला देकर लीबिया के कई मिलिट्री बेस पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस एयर स्ट्राइक में गद्दाफी के परिवार को भी निशाना बनाया गया, जिसमें गद्दाफी के एक बेटे और 3 ग्रैंड सन्स को मौत हो गई। नाटो और वेस्टर्न कंट्री के खुले सपोर्ट के बाद प्रोटेस्टर्स को गद्दाफी के खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिली, जिसके बाद प्रोटेस्ट से शुरू हुई यह रिवोल्ट जुलाई अगस्त आते आते सिविल वार में बदल चुका। इस बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच जून 2011 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने गद्दाफी, उनके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके ब्रदर इन लॉ अब्दुल्ला सेनूस के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि उसी महीने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि गद्दाफी कई युद्ध के भले ही जिम्मेदार थे, लेकिन आईसीसी की इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस का भारी अभाव था। यह अरेस्ट वारंट केवल वेस्टर्न मीडिया के कवरेज को ध्यान में रखकर जारी किया गया था, जो कि वन साइड और बायस था। जहां इंटरनेशनल लेवल पर यह सब डिबेट चल ही रहा था, तो वहीं नाटो के सपोर्ट से एनटीसी के रेबल फोर्सेस ने देश के वेस्टर्न पार्ट को भी कैप्चर कर लिया, जिससे अब लगभग पूरा लीबिया उनके कंट्रोल में आ गया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देख गद्दाफी डर कर राजधानी छोड़कर भाग गए और लगभग 2 महीने तक उनका कुछ पता नहीं लगाया जा सका। अक्टूबर 2011 में रेबल फोर्सेस ने गद्दाफी के होम टाउन सर्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इसी सिलसिले में 20 अक्टूबर 2011 को प्रोटेस्टर ने सर्ट से गाड़ियों का एक बड़ा काफिला निकलते देखा। इससे कुछ देर बाद फ्रेंच एयरफोर्स ने इस काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोगों में गद्दाफी का बेटा मुतासिर और लीबियन मिलिट्री हेड अबू बकर यूनुस जब्र थे। इस हमले में घायल हुए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए करीब के सीवर पाइप में घुस गए और इन्हीं में से एक थे कर्नल गद्दाफी। कुछ देर बाद एनटीसी के ट्रूप्स और प्रोटेस्टेंट्स ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और इसी दौरान विरोधियों की नज़र में गद्दाफी भी आ गए। सीवर पाइप में छुपे हुए थे। विद्रोह की शुरुआत में अपने विरोधियों को चूहा कहने वाले गद्दाफी को उसके अंत समय में चूहे की तरह सीवर से बाहर निकाला गया। विद्रोहियों ने गद्दाफी को पहले खूब घसीटा, जिस कारण गद्दाफी बुरी तरह घायल हो गए थे और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे थे। वो खून से लथपथ थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ उन पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। बहुत चोटिल कर देने के कुछ देर बाद प्रोटेस्टर्स ने उन्हें कई गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त एक शख्स ने इस पूरे इंसिडेंट को कैमरे में कैद कर लिया। बाद में इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया भर के लोगों ने देखा कि कैसे 42 साल तक लीबिया पर शासन करने वाला गद्दाफी अपने ही देश के सताए गए लोगों के हाथ अपनी जान गंवा बैठे और इस तरह लीबिया में 4 डिकेड से चले आ रहे गद्दाफी के शासन ने अंतिम सांसें ली।